जय हिंद साथियों। आज हम लोग बात करेंगे रेलवे बीएसएससी एंड दरोगा में साइंस के स्पेशल 100 क्वेश्चन देखेंगे। और वो 100 क्वेश्चन जो है वो सारे क्वेश्चन रेलवे में पूछे हुए हैं, बीएसएससी में सेम क्वेश्चन पूछे हुए हैं और दरोगा में भी सेम क्वेश्चन पूछे हुए हैं। यहाँ तक का हमने ये सब सारे क्वेश्चन जो है हम देखा है, घटना चक्र में भी देख चुके हैं। घटना चक्र में सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। अब घटना चक्र में इस क्वेश्चन का मिलना, इससे ये पता चलता है कि सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं। और कहते हैं कि कोई भी क्वेश्चन अगर आपको स्टेट पीसीएस में यानी बड़े लेवल का कोई एग्जाम में आपको दिखाई दे रहा है तो वो यकीन मानिए कि वो जिस ईयर में वो क्वेश्चन पूछा हुआ है उसके 1 साल या 2 साल के अंदर जो भी छोटा मोटा एग्जाम होता है, जैसे हमारा रेलवे का एग्जाम हो गया, बीएसएससी का एग्जाम हो गया, दरोगा का एग्जाम हो गया, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें हम लोग करीब 25 क्वेश्चन देखेंगे। 25 क्वेश्चन में 4 ऑप्शन के साथ चारों ऑप्शन को डिस्कशन करेंगे, साथ में 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। और उसके साथ हम लोग जो एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखेंगे, जो 4-5 क्वेश्चन आपको हर एक क्वेश्चन में 4-5 फैक्ट एक्स्ट्रा बताएंगे। और ये 4-5 फैक्ट जो बताएंगे वो सारे 4-5 फैक्ट जो होंगे वो पूरा क्लियर भी पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही होंगे। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे में आप टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं, एलपी की तैयारी कर रहे हैं, या आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इसको बढ़िया से देखिएगा। और साथ में अगर बीएसएससी की भी तैयारी आप कर रहे हैं तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। बाकी आप समझ सकते हैं घटना चक्र क्या है। तो घटना चक्र में दरोगा के लिए बाबू ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चन जो है घटना चक्र से दरोगा में कॉपी किए रहते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको देखिएगा। चलिए, आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग फर्स्ट टाइम मेरे इस चैनल पे हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस टाइप का सारा क्वेश्चन जो है ना साइंस का हम पूरा कंप्लीट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, आप देख सकते हैं कि साइंस का कितना इंपॉर्टेंट है कि टेक्नीशियन में करीब जो है 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एएलपी में करीब जो हमारा क्वेश्चन जो होगा 10 से 15 क्वेश्चन साइंस के होंगे, और बीएसएससी में साइंस का 25 क्वेश्चन होते हैं। और अगर बात करते हैं दरोगा में, तो दरोगा में जो पूछा जाता है क्वेश्चन कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन जो है साइंस के हो जाते हैं। तो इसलिए हम लोग आज साइंस स्पेशल कर रहे हैं और सारा क्वेश्चन ही साइंस का रहेगा और सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर होगा। आप 10 से 15 मिनट के अंदर जो है अब 10 से 15 मिनट के अंदर आप 100 क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे, और ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे आपको। और जब क्वेश्चन खत्म हो जाएगा तो आप कमेंट करके बताइएगा कि इसमें से आप कितने क्वेश्चन जानते थे। ठीक है, चलते हैं अब ज़्यादा लेट ना करते हुए अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों, हम आ गए हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। अब पहला क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि अल्टीमीटर का उपयोग हम किया जाता है। अल्टीमीटर का उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं? ऑप्शन मेरे पास में है, विद्युत धारा ऊंचाई मापने के लिए, वायु का वेग मापने के लिए, या वाष्पीकरण के लिए मापने के लिए। तो हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा ऊंचाई मापने के लिए हम लोग अल्टीमीटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, ऊंचाई, स्पेशली ऊंचाई किसका, जो खगोलीय होता है ना, खगोल मतलब एस्ट्रोनॉट वगैरह होता है, उसकी दूरी यानी खगोलीय दूरी नापने के लिए हमको खगोल का एस्ट्रोनॉट का दूरी नापने के लिए हम लोग यूज करते हैं अल्टीमीटर का। ठीक है, अब मेरे पास और 4 ऑप्शन है। तो विद्युत धारा किससे नापा जाता है? तो विद्युत धारा जो हम लोग नापा जाता है, इससे हम एमीटर से क्या नापते हैं? विद्युत धारा नापते हैं। किससे? एमीटर से हम लोग विद्युत धारा नापते हैं। वायु का वेग जो मापते हैं हम लोग किससे मापा जाता है? तो एनीमोमीटर से। एनीमोमीटर से हमारा जो होता है वो वायु का वेग मापा जाता है। ठीक है, और चलते हैं अपने अगले। अब इसके बाद, हाँ, ये तो 4 ऑप्शन हो गए। अब चलते हैं अपने थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट की तरफ। एक्स्ट्रा फैक्ट में हमारा क्या क्या है? ठीक है, तो चलिए हम आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में बताते हैं। सबसे पहले एंटीनोमीटर। एंटीनोमीटर का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? सबसे पहला हमारा फैक्ट है कि एंटीनोमीटर का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? तो एंटीनोमीटर का उपयोग हम लोग करते हैं सौर विकिरण के साथ। देखिए, आप लोग मेरे साथ साथ बोलिएगा, तो आप लोग साथ में बोलने से क्या होगा कि आपको ये याद हो जाएगा। बोलने से ज़्यादा याद होता है। ठीक है, किसी बात को आप सुन लीजिएगा, उससे ज़्यादा तो आप जो सुन रहे हैं ना वो आपको याद हो जाएगा। तो एंटीनोमीटर का यूज हम लोग करते हैं प्रकाश का यानी सौर का विकिरण नापने के लिए। किसका? सौर विकिरण नापने के लिए हम लोग एंटीनोमीटर का उपयोग करते हैं। दूसरा हमारा होता है एटमोमीटर। एक तो हो गया एंटीनोमीटर, हो गया सौर विकिरण नापने के लिए, और एक होता है हमारा एटमोमीटर। एटमोमीटर हम लोग वाष्पीकरण मापने के लिए आता है। वाष्पीकरण की दर को मापने के लिए हम लोग एटमोमीटर का उपयोग किया जाता है। आपको हम चौथा ऑप्शन इसलिए नहीं बताएं क्योंकि हमको ये पहले से बताना था फैक्ट में आके। तो एटमोमीटर का उपयोग कहाँ करते हैं हम लोग? वाष्पीकरण में करते हैं। अब दूसरा आता है, तीसरा आता है हमारा बोलोमीटर। बोलोमीटर का हम कहाँ यूज करते हैं? तो बोलोमीटर का हम लोग यूज करते हैं हम लोग ऊष्मीय या विद्युत चुंबकीय विकिरण को सूचकांक करने के लिए। सूचकांक यंत्र यानी विद्युत चुंबकीय और ऊष्मीय विकिरण और विद्युत चुंबकीय विकिरण का सूचकांक याद करने के लिए बोलोमीटर का यूज किया जाता है।
ठीक है। एक हमारा होता है ईईजी, इसका फुल फॉर्म होता है इंसेफ्लोग्राम होता है, यानी मस्तिष्क का विद्युतीय गति मापता है। जो मस्तिष्क होता है ना, हमारा जो दिमाग होता है, उसको नापने के लिए, उसका गतिविधि नापने के लिए हम लोग ईईजी का प्रयोग करते हैं। ठीक है। इसका ईईजी का फुल फॉर्म होता है इंसेफ्लो इलेक्ट्रोग्राम होता है। ठीक है। और आगे ईसीजी एक होता है कि ईसीजी का कहाँ यूज करते हैं हम लोग, तो ईसीजी का हम लोग यूज करते हैं हम लोग क्या, हृदय की धड़कन सुनने के लिए। ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ईईजी और ईईसी, ये सब सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए, आप अगर उठाइएगा कोई भी रेलवे का या बीएसएससी का प्रीवियस क्वेश्चन उठा लीजिएगा, आपको ये सब सारे मिल जाएंगे। ठीक है। तो ईईजी का हम लोग हो गया मस्तिष्क के लिए, और ईसीजी का हो गया हमारा हृदय के लिए। ईजी का फुल फॉर्म होता है इंसेफ्लो इलेक्ट्रोग्राम होता है, और ईसीजी का होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है। ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि प्रकाश वर्ष जो है ना, किसका मात्रक है। प्रकाश वर्ष जो है किसका मात्रक। ऑप्शन मेरे पास है, समय है, दूरी है, चाल है या बल है। तो प्रकाश वर्ष जो होता है वो दूरी का मात्रक होता है। किसका होता है, दूरी का मात्रक होता है प्रकाश वर्ष। चलिए आपको इसके बारे में थोड़ा सा हम फैक्ट बता देते हैं। अब देखिए, एक प्रकाश वर्ष बराबर जो होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। कितना, 9.46 10⁻15 मीटर होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। एक पारसेक, अब देखिए इसमें क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ रेलवे में, एलपी में पूछा हुआ क्वेश्चन कि पारसेक का फुल फॉर्म क्या होता है। पारसेक जो होता है दूरी की सबसे बड़ी इकाई होती है। पारसेक जो होती है दूरी की सबसे बड़ी इकाई होती है। इसको पारसेक का फुल फॉर्म क्या होता है, पारसेक का जो फुल फॉर्म होता है उसका नाम होता है पारालेक्टिक सेकेंड होता है। पारालेक्टिक सेकेंड किसका होता है, पारालेक्टिक सेकेंड होता है। और एक पारकेस जो होता है 3 × 10⁻16 मीटर होता है। अगर हम इसी को प्रकाश वर्ष में चेंज कर दें तो एक पारसेक बराबर होता है 3.262 प्रकाश वर्ष होता है। तो आप याद रखिएगा पारसेक का फुल फॉर्म क्या होता है, पारालेक्टिक सेकेंड होता है। इसका मान जो होता है 3 × 10⁻16 मीटर है, 16 मीटर होता है। और अगर प्रकाश वर्ष में कन्वर्ट करें तो एक पारसेक बराबर होता है 3.262 मीटर। ठीक है। पार्सेक क्या, पार्सेक जो है ना खगोलीय दूरी मापने का एक मात्रक है। खगोलीय दूरी मापने का एक मात्रक है। वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करती है, प्रकाश वर्ष कहलाता है। प्रकाश वर्ष क्या होता है, तो प्रकाश वर्ष होता है जो प्रकाश एक वर्ष में, एक जो प्रकाश जो होता है एक वर्ष में तय करती है, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम प्रकाश वर्ष कहलाता है। ठीक है। आशा करते हैं आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है। ठीक है। तो हमारा ऑप्शन बता रहा है नॉट। नॉट से हम लोग क्या नापते हैं, जहाज की चाल मापा जाता है। नॉटिकल मील से क्या, नौ संचालन की प्रयुक्त दूरी की इकाई है। कि एंगस्ट्रॉम क्या है, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य की इकाई है। या प्रकाश वर्ष क्या है, समय का मापक इकाई है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन हमारा जो हो जाएगा डी गलत हो जाएगा। ठीक है। लेकिन प्रकाश वर्ष जो है ना समय का माप नहीं करता, प्रकाश वर्ष जो है ना वो दूरी का माप करता है। ठीक है। प्रकाश वर्ष किसका माप करता है, दूरी का माप करता है। अब नॉट क्या होता है, नॉट जो होता है जहाज की चाल नाप करता है, यानी जहाज की जो चाल होता है उसकी माप करती है कौन, नॉट से हम लोग नापा जाता है। अब देखिए नॉटिकल मील है, इसमें नॉट और नॉटिकल मील में कंफ्यूज मत होइएगा। नॉट जो होता है जहाज की चाल नापता है। ठीक है। समुद्री जहाज की बात कर रही है, जहाज की चाल नापता है। लेकिन नॉटिकल मील जो होता है ना, नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी का इकाई, यानी दूरी का मापता है। अगर जो पानी वाले जहाज होता है उसका अगर दूरी नापना होगा हमको तो उसका नॉटिकल मील इकाई होती है। जबकि अगर जहाज की चाल नापना हमको तो नॉट यूज करेगा। अब एंगस्ट्रॉम क्या होता है, एंगस्ट्रॉम जो होता है प्रकाश जो होता है तरंगदैर्घ्य की इकाई है। एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है, तो तरंगदैर्घ्य की इकाई है। जबकि प्रकाश वर्ष अभी हम लोग ऊपर पढ़ा है, तो प्रकाश वर्ष जो होता है वो दूरी का मात्रक होता है। ठीक है। एक प्रकाश बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ये बताइए कि लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या होती है, यानी लंबाई की सबसे कम जो इकाई होती है वो क्या होती है। ऑप्शन मेरे पास है माइक्रोन है, नैनोमीटर है, एंगस्ट्रॉम है या फर्मी मीटर है। तो हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा फर्मी मीटर, क्योंकि फर्मी मीटर जो होता है हमारा 10⁻15 मीटर होता है और ये सबसे छोटा। अब बात करते हैं माइक्रोमीटर की। तो माइक्रोमीटर जो होता है 10 के पावर जो होता है -6 मीटर होता है। नैनोमीटर जो होता है 10 के पावर -9 मीटर होता है। और एंगस्ट्रॉम जो होता है 10 के पावर -10 मीटर होता है। तो आप ये समझ सकते हैं यहाँ पर। तो फर्मी मीटर 10 के पावर -15 मीटर, तो ये सबसे जो है दूरी का सबसे कम न्यूनतम इकाई कौन सा हमारा, वो फर्मी मीटर हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा आप इसके बारे में थोड़ा सा आपको फैक्ट बता देते हैं। चलिए क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। फैक्ट जो है इसका मैंने लिखा नहीं, सब इसी में
ऐड कर दिया है, यानी आपको समझ में आ गया होगा कि माइक्रोन जो होता है कितना होता है, माइक्रोन जो होता है हमारा 10 के पावर कितना होता है -6 मीटर होता है माइक्रोन। और नैनोमीटर कितना होता है वो याद कर, आपको ये फिर से याद हो जाएगा, 10 के पावर -9 मीटर होता है। एंगस्ट्रॉम कितना होता है हमारा, तो एंगस्ट्रॉम जो होता है हमारा 10 के पावर -10 मीटर होता है। और फर्मी मीटर जो होता है 10 के पावर -15 मीटर में 15 मीटर होता है। ठीक है, आप याद कर लीजिएगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि वॉशिंग मशीन का जो कार्य है, वॉशिंग मशीन का जो कार्य है, वो कपड़ा धोने वाला जो मशीन होती है, उसका कार्य जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्शन मेरे पास है अपकेंद्रीय है, अभिकेंद्रीय है, अपोहन है या विसरण है। ये हमारा हो जाएगा अपकेंद्रीय। अपकेंद्रीय मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होता है, सेंट्रीफ्यूगल होता है, सेंट्रीफ्यूगल होता है। अभिकेंद्रीय होता है सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। तो वॉशिंग मशीन का कार्य जो होता है हमारा वो अपकेंद्रीय पे काम करता है। ठीक है, देखिए विसरण, विसरण यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। तो विसरण जो होता है, जैसे हमारा कोई भी सेंट वगैरह मारते हैं, डीओ वगैरह जो मारते हैं या कोई खुशबू जो लगाते हैं, तो वो हमारा पूरा रूम में जो है फैल जाता है। वो किस कारण से फैलता है, तो ये हमारा विसरण के कारण से होता है। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कौन सी राशि जो है हमारा वो सदिश है। सदिश मतलब वेक्टर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछ रहा है, यानी वेक्टर नहीं है, यानी कुल इसमें से कौन खोजना है हमको, कौन अदिश राशि है। तो विस्थापन हमारा क्या ऑप्शन हमारे पास है, विस्थापन है, वेग है, आयतन है या बल है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे पूछ रहा है सदिश नहीं है। ठीक है, वेक्टर नहीं है। तो विस्थापन हमारा सदिश राशि है, वेग हमारा सदिश राशि है, बल हमारा सदिश राशि है, लेकिन आयतन जो हमारा एक अदिश राशि है। ठीक है, यानी ये स्केलर क्वांटिटी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा जाएगा, आयतन। आयतन जो हमारा है वो हमारा एक सदिश राशि नहीं है, यह एक अदिश राशि है। अब चलिए आपको थोड़ा सा सदिश और अदिश के बारे में बता देते हैं। चलिए देखिए, आपको यहाँ पे दिख रहा है वो सदिश राशि और अदिश राशि, यानी वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा होगा, स्केलर और यहाँ पे वेक्टर दिख रहा हो। तो सगो सदिश राशि वो होता है, सदिश राशि उसको उस राशि को कहते हैं जिसमें परिमाण भी हो और डायरेक्शन भी हो। ठीक है, उसको हम सदिश राशि कहते हैं। जबकि अदिश राशि हम उसको उस राशि को कहते हैं जिसमें केवल खाली परिमाण हो, यानी मैग्नीट्यूड जिसमें हो, उसमें डायरेक्शन ना हो। जबकि सदिश राशि में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, परिमाप के साथ साथ में उसमें दिशा भी होती है। लेकिन अदिश राशि में ओनली मैग्नीट्यूड होता है, उसमें दिशा नहीं होता है। अब जैसे समय, अदिश राशि कौन कौन से, समय हमारा क्या है, एक अदिश राशि है। चाल हमारा एक अदिश राशि है। दूरी अदिश राशि, द्रव्यमान अदिश राशि, ऊर्जा क्या है, एक अदिश राशि, कार्य क्या है, अदिश राशि, दाब क्या है, अदिश राशि, आयतन क्या है, एक अदिश राशि। ठीक है, अब सदिश राशि क्या होता है, जैसे बल हमारा, बल क्या है, एक सदिश राशि है। वेग क्या है, वेग एक सदिश राशि है। विस्थापन सदिश राशि, त्वरण सदिश राशि है। संवेग क्या है, सदिश राशि, आवेग क्या है, सदिश राशि। ठीक है, आपको इस सदिश अदिश के बारे में क्लियर हो गया। ये हमें बहुत बार क्वेश्चन आपको देखने मिलता है, इसलिए हम सब क्वेश्चन आपको फैक्ट ले लिए। आप देख रहे हो यहाँ पे हम कितने फैक्ट कर रहे हैं, 10-12 फैक्ट आपको यहाँ पे करवा दिया क्लियर। यानी एक क्वेश्चन आप 12-15 क्वेश्चन आपको मिल गया होगा इस क्वेश्चन से खाली। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा किसने न्यूटन से पहले बता दिया था। ऑप्शन हमारे पास है, क्वेश्चन है किसने न्यूटन से पहले बता दिया था कि सभी वस्तुएं जो है पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है। यानी न्यूटन से पहले भी किसी ने बता दिया था कि जितनी भी वस्तु होता है पृथ्वी की ओर जो है गुरुत्वाकर्षित होती है। तो हमारे पास ऑप्शन है, आर्यभट्ट है, वराहमिहिर है, ब्रह्मगुप्त है या बुधगुप्त है। तो इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त जो थे वो पहले ही न्यूटन से पहले बता दिए थे कि हमारा जितनी भी वस्तु होती है पृथ्वी में अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी अपनी ओर खींचती है। ठीक है, तो हमारा किसका ऑप्शन हो जाएगा, हमारा ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, ब्रह्मगुप्त हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कर रहा है कि एक पिंड का अधिकतम भार निम्न में से किसमें होता है। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि एक पिंड का अधिकतम भार जो होता है किसमें होता है। ऑप्शन मेरे पास है, वायु है, जल है, हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है। तो इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में होता है, जो हाइड्रोजन में हमारा होता है सबसे अधिकतम भार होता है। ये किसी भी पिंड का हाइड्रोजन में अधिकतम भार होता है। वायु, जल और नाइट्रोजन से अधिकतर, मतलब ऑप्शन के हिसाब से सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन में होता है। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा आपको फैक्ट बता देते हैं। देखिए, कह रहा है कि पिंड का द्रव्यमान जो होता है हमेशा कांस्टेंट रहता है, यानी नियत रहता है। यानी आपका अगर वेट, द्रव्यमान जो होता है, द्रव्यमान हमेशा क्या होता है, नियत रहता है। लेकिन भार जो होता है दो चीज़ों पर निर्भर करता है। भार किस पर निर्भर करता है, पहला गुरुत्वीय बल पर, अगर गुरुत्व बल जहाँ पे ज़्यादा है उसका भार ज़्यादा होगा। दो,
पिंड पर लगने वाला उत्क्षेप बल, पिंड पर लगने वाला, तो हमारा पहला हो गया गुरुत्व बल पर हो गया, दूसरा हो गया पिंड पर लगने वाला उत्क्षेप बल करना होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन जो होता है सबसे हल्का होता है और विरल माध्यम होता है, यानी हाइड्रोजन का जो होता है सबसे हल्का होता है और विरल माध्यम का होता है। इनके द्वारा लगाया गया उत्क्षेप बल जो होता है सबसे कम होता है। इस कारण से पिंड का भार जो होता है अधिकतम होता है हाइड्रोजन का होगा। ठीक है, हाइड्रोजन में सबसे ज़्यादा पिंड का भार होगा। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। रेडियम मैडम क्यूरी एंड पियरी ड्यू क्यूरी, पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एक्स-रे डब्ल्यू के रॉन्टजेन, चेचक एडवर्ड जेनर, इनमें से सभी। तो इनमें से सब सुमेलित थे, इनमें से सब सुमेलित थे। रेडियम का खोज किसने किया था, तो रेडियम का खोज जो किया था मैडम क्यूरी और पियरी क्यूरी द्वारा किया गया था। पेनिसिलिन, पेनिसिलिन का खोज किसने किया था, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। एक्स-रे का खोज किसने किया था, तो डब्ल्यू के रॉन्टजेन ने किया था। चेचा का खोज किसने किया था, तो एडवर्ड जेनर ने किया था। अब देखिए रेडियम का खोज कब हुआ, रेडियम का खोज जो हुआ था 1898 में हुआ था, आपको दिख रहा होगा। तो रेडियम का खोज जो है 1858 में हुआ है। ठीक है, 98 में हुआ। पेनिसिलिन खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा किया गया था। कब किया गया था, तो 1928 में किया गया था। एक्स किरण खोज किसने किया था, रॉन्टजेन ने, कब किया था, 1895 में। चेचा खोज कब हुआ था, 1796 में, एडवर्ड जेनर द्वारा किया गया था। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्ट ट्रैक किया जा सकता है। यानी कृत्रिम उपग्रह जो होता है, यानी आर्टिफिशियल हमारा जो ग्रह होता है, उपग्रह जो होता है, उसको हम स्पष्ट रूप से किस तरह से हम ट्रैक किया जा सकता है। ऑप्शन हमारे पास है डॉपलर प्रभाव से, रडार से, सोनार से या पल्सर से। तो मेरा ऑप्शन हो जाएगा रडार से। रडार में अंतरिक्ष में कोई चीज़ को अगर हमको पता लगाना है तो रडार से हम लोग क्लियर पता कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा डॉपलर प्रभाव। तो डॉपलर प्रभाव क्या है, डॉपलर प्रभाव में क्या होता है, कोई भी दो चीज़, जैसे कोई गाड़ी आ रही है तो उसकी आती हुई आवाज़ आपको थोड़ा सा तेज सुनाई देगी, जो जा रही है तो उसकी आवाज़ धीरे धीरे सुनाई देगी, इसी को डॉपलर प्रभाव बोलते हैं। सोनार से क्या करते हैं, सोनार में जो समुद्र के किनारे, समुद्र के नीचे जो भी सामान जो छुपी रहती है उसका पता लगाने के लिए हम लोग सोनार का उपयोग करते हैं। ठीक है, पल्सर, पल्सर जो है एक तरह का क्या है, पल्सर एक तरह का सुपर तारा वगैरह, स्टार वगैरह जो बनता है ना, उसके लिए पल्सर यूज किया जाता है। पल्सर जो होता है एक फुल स्पीड एक तारा, ये सुपरनोवा ही है। ठीक है, तो सोनार हमारा हो गया समुद्र में डूबी हुई चीज़ें या कोई बहुत बड़ा खंड है इसका, बर्फ़ का कोई खंड है नीचे, उसका पता करने के, कोई चीज़ अगर गुम हो गई समुद्र के नीचे तो उसका हम लोग सोनार के देखिए। अब आता है सोनार। सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सोनार का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है, फुल फॉर्म इसका होता है। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि पानी की जो बूंद होती है गोलाकार होती है, इसका क्या कारण होता है। यानी पानी जो होती है हमारी, पानी का जो बूंद होता है वो गोलाकार होता है, इसका क्या कारण है। तो ऑप्शन मेरे पास है कम ताप के कारण होता है, पृष्ठ तनाव कारण होता है, जल की श्यानता के कारण होता है, द्रव का घनत्व के कारण होता है। कि हमारे ऑप्शन हो जाएगा पृष्ठ तनाव के कारण होता है। पृष्ठ तनाव के कारण होता है हमारा जल की बूंद जो होती है वो गोलाकार होती है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताते हैं फैक्ट। तो आप यहाँ पे देख रहे हो जल की श्यानता, श्यानता क्या होती है, सबसे पहले बात करते हैं श्यानता की। तो श्यानता जो होता है इसको बोलते हैं विस्कोसिटी। क्या होता है, विस्कोसिटी बोलते हैं। विस्कोसिटी क्या होता है, जैसे आप कभी देखे होंगे, आपके पास कभी शहद का नाम सुने हैं, तो शहद जो होता है उसका विस्कोसिटी सबसे ज़्यादा होता है। जो मतलब जिससे विस्कोसिटी उसको कहते हैं जो चीज़ जो है बहने में लेट करे। जैसे पानी को आप किसी पक्के पे छोड़िए, शीशा पे छोड़िए तो पानी तुरंत बह जाएगा, लेकिन उसी को आप शहद को छोड़िएगा तो वो नहीं बह पाएगा। तो उसी को हम लोग विस्कोसिटी बोलते हैं। तो विस्कोसिटी सबसे ज़्यादा किसका होता है, शहद का होता है। तो शहद की बात करें, विस्कोसिटी को अगर हम शहद को, यानी कोई भी जिसका विस्कोसिटी, अगर टेम्परेचर बढ़ाने से विस्कोसिटी क्या होता है, टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं तो विस्कोसिटी हमारा जो होता है वो कम होता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो पानी का बूंद कैसे होता है, गोलाकार होता है, तो पृष्ठ तनाव कारण होता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि द्रव की जो बूंद है संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या है। यानी क्या होता है कि द्रव का जो बूंद होता है अपने आप में वो क्या होता है, सिकुड़ जाता है, सिकुड़ कर अपने आप में जो है ना न्यूनतम क्षेत्र घेरने का प्रवृत्ति है, न्यूनतम क्षेत्र घूरता है, यानी कम से कम अपना क्षेत्र को घेर सके। ये किस किस कारण से होता है। अपने ऑप्शन मेरे पास है घनत्व है, श्यानता है, पृष्ठ तनाव है या वाष्प दबाव। इसका भी ऑप्शन होगा पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण ही जो होता है कोई भी द्रव यानी कोई भी लिक्विड जो होता है कम से कम घेरा, कम से कम एरिया लेने के लिए खोजता है, यानी कम से कम सिकुड़ने के लिए खोजता है। इसका कारण जो हमारा जो है पृष्ठ तनाव ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि
नैनो द्रव का सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। नैनो द्रव जो हमारा ऑप्शन हमारे पास है कि नैनो द्रव का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है किस चीज़ में? बल में, दाब में, घर्षण में, द्रव्यमान तापमान में। तो इसका होता है घर्षण में। नैनो द्रव का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण जो होता है वो हमारा होता है कहाँ? घर्षण में होता है। किस में होता है? तो घर्षण में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? यानी इनमें से कौन सा तत्व जो है सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? ऑप्शन मेरे पास है नेपटूनियस है, प्लूटोनियम है, फ्रेंसियम है, टेक्नीशियन है। सबसे पहले जो है वो ऑप्शन मेरे पास ऑप्शन टेक्नीशियन, यानी टेक्नीशियन जो है सबसे पहले धातु को कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था। क्या किया गया था? तो उत्पादित किया गया था टेक्नीशियन धातु। अब बात करते हैं टेक्नीशियन की। तो टेक्नीशियन धातु क्या होता है? टेक्नीशियन एक क्या होता है? रासायनिक तत्व है जो परमाणु क्रमांक संख्या इसका 43 होता है। टेक्नीशियन का परमाणु क्रमांक कितना? 43 होता है। टेक्नीशियन कृत्रिम रूप से उत्पादित प्रथम तत्व है जो 1937 ईस्वी में बनाया गया था। इससे सर्वप्रथम निर्माण किया गया था। ठीक है, यानी टेक्नीशियन कृत्रिम रूप से सर्वप्रथम निर्माण किया गया था। कब किया गया था? 1937 में। इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 43 है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ। तो क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि पानी जो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर शरीर 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी के शरीर में 4 डिग्री सेल्सियस पर शरीर तैरता है। यदि पानी 100 डिग्री हो जाए तो क्या होगा? यानी पानी के 4 डिग्री सेल्सियस पर हमारा मृत शरीर जो होता है वो तैरता है। मृत शरीर हो जाए, या आप इसे बोल सकते हैं कि जीवित शरीर बोल सकते हैं। वो पानी के 4 डिग्री सेल्सियस पर तैरता है, लेकिन 100 डिग्री हो जाए तो क्या होगा? शरीर डूब जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, कुछ अधिक भाग पानी में डूबेगा। तो ये हमारा हो जाएगा, शरीर जो हमारा होगा वो हो जाएगा डूब जाएगा। यानी 4 डिग्री सेल्सियस पर जो होगा शरीर हमारा तैरेगा, लेकिन अगर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो शरीर हमारा जो है वो डूब जाएगा। इसका कारण आपको बताते हैं, चलिए अपने एक्स्ट्रा फैक्ट में। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर, क्या कारण हो सकता है। कहा जाता है कि द्रव को गर्म करने पर, यानी कोई भी लिक्विड को अगर हम गर्म करते हैं तो उसका आयतन में क्या होता है? वृद्धि होता है। आयतन में अगर वृद्धि हो रहा है तो घनत्व में क्या होगा? कमी होता है। आयतन और घनत्व में यानी डेंसिटी में जाते हैं, वॉल्यूम और डेंसिटी में एक दूसरे का अपोजिट होता है। अगर आयतन वृद्धि हो रहा है तो घनत्व क्या होगा? कमी होगा। यानी द्रव को गर्म करने पर क्या होता है? आयतन में वृद्धि और घनत्व में कमी होता है। लेकिन पानी में क्या होता है? उल्टा होता है। अगर 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है? अगर हम 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी को गर्म करते हैं तो यहाँ क्या होता है? आयतन घटता है। तब आयतन घटेगा तो घनत्व क्या होगा? बढ़ता है। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ? नॉर्मल जो द्रव होता है, नॉर्मल द्रव होता है, किसी गर्म करते हैं तो उसका आयतन में वृद्धि होता है, घनत्व में कमी होता है। लेकिन पानी का केस उल्टा है। 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का केस उल्टा है। इसमें क्या होता है? आयतन जो है घटता है और घनत्व जो है वो बढ़ता है। तो क्या होगा? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का आयतन जो होता है न्यूनतम और घनत्व क्या होगा? अधिकतम होगा। क्या होगा? न्यूनतम और, यानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड, क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का आयतन जो होगा न्यूनतम होगा तो घनत्व अधिकतम होगा। यानी एक ज़्यादा होगा तो एक कम होगा। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर शरीर पानी में तैरता है क्योंकि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व कम होता है। जल का जो घनत्व होता है कम होता है, इसलिए शरीर जो है पानी ऊपर तैरता है। ठीक है, लेकिन जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है तो पानी का घनत्व जो होता है वो शरीर के घनत्व से कम हो जाता है। जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है तो पानी का जो घनत्व होता है ना वो शरीर को अपेक्षा कम हो जाता है, इसलिए शरीर हमारा वो डूब जाता है। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है, यानी प्रकाश विकिरण की जो प्रकृति होती है कैसी होती है? तरंग के समान होती है, कण के समान होती है, तरंग एवं कण दोनों के समान होती है, तरंग एवं कण किसी के समान नहीं होती। तो भाई इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। यानी प्रकाश की विकिरण जो होती है तरंग और कण दोनों के समान काम करती है। किसके द्वारा? यानी तरंग एवं कण दोनों के तरह समान काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रकाश जो होता है सीधी रेखा में गमन करती है, यानी प्रकाश जो है सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है। क्यों होता है? ऑप्शन मेरे पास है छोटे कण से बना होता है, प्रकाश का वेग बहुत अधिक होता है, प्रकाश तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा होता है, प्रकाश अपने चारों ओर परिवर्तित होती है। तो इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा हमारा प्रकाश जो होता है, तो हमारा ऑप्शन इसका हो जाएगा प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जो होता है बहुत छोटा होता है, इस कारण से हमारा जो होता है प्रकाश हमें सीधी रेखा में चलते हुए प्रतीत होती है। ठीक है,
देखिए होता क्या है कि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा होता है तथा उसका विवरण भी छोटा होता है, यानी विवर्तन भी होता है वो काफ़ी छोटा होता है, जो हमारी आँख नहीं देख सकती है। इसलिए हमें सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्न में से किसका वेग अधिकतम होता है? कॉस्मिक विकिरण का, प्रकाश का, इलेक्ट्रॉन का या पराध्वनिक का? पराध्वनिक तरंग का किसका सबसे वेग जो है, किसका वेग अधिकतम हो? तो हमारा ऑप्शन किसका हो जाएगा? हमारा ऑप्शन है प्रकाश। प्रकाश जो होता है, प्रकाश का वेग जो होता है सबसे मैक्सिमम होता है। किसका सबसे मैक्सिमम? प्रकाश का वेग होता है। प्रकाश के कारण ही हम किसी चीज़ को देख पाते हैं। ठीक है, देखिए अब इसका आपको एक्स्ट्रा फैक्ट क्या है? एक्स्ट्रा फैक्ट में आपको बताना चाहते हैं कि देखिए प्रकाश वेग अधिकतम होता है, प्रकाश सीधी रेखा में संचालित होती है, यानी प्रकाश जो होती है सीधी रेखा में संचालित होती है, इसका वेग भी सबसे अधिकतम होता है। प्रकाश जो है निर्वात से होकर गुजर सकती है, प्रकाश जो है निर्वात से भी हो जाने, वैक्यूम से भी होकर गुजर सकती है, परंतु ध्वनि तरंग जो होता है निर्वात से नहीं गुजर सकती है। ध्वनि तरंग जो होती है निर्वात से नहीं गुजर सकती है, क्योंकि ये जो होता है अनुदैर्घ्य तरंग होता है। अनुदैर्घ्य तरंग में क्या होता है कि वो किसी मीडियम की जरूरत पड़ती है। अनुदैर्घ्य तरंग में यानी अनुदैर्घ्य तरंग में किसी मीडियम की जरूरत पड़ती है किसी माध्यम में गुजरने के लिए। तो ध्वनि तरंग में मीडियम की जरूरत पड़ता है, इसलिए प्रकाश ध्वनि जो है किसी भी मतलब निर्वात में वो नहीं वैक्यूम से नहीं गुजर सकती, जबकि प्रकाश जो है निर्वात से होकर गुजर सकती है, क्योंकि इसमें मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा निर्वात में होती है, यानी प्रकाश का चाल जो होता है सबसे ज़्यादा किस में होती है? निर्वात में होती है। तो प्रकाश एक क्या है? प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, जबकि ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है। ठीक है, आशा करते हैं क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा और एक्स्ट्रा फैक्ट भी क्लियर हो गया होगा। चलिए आज के लिए इतना ही। आप हम करीब 15 क्वेश्चन किए हैं। 15 क्वेश्चन में आपको मेरे हिसाब से करीब 100 प्लस क्वेश्चन आपको यहाँ पर आपको देखने को मिला होगा, और आशा करते हैं कि सारे क्वेश्चन आप लोगों ने समझा होगा। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग कितना क्वेश्चन जो हुआ है यहाँ पे सही हुआ है, वो मेरे को जरूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आप बताइएगा तो आपको समझ में आएगा कि हाँ हम इतने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, अगर देखिए अगर अच्छा लगता है वीडियो तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और ऐसे ही वीडियो आप लोगों के सामने आते रहेंगे और कंटिन्यू आते रहेंगे, क्योंकि साइंस का टारगेट मेरा है कि साइंस का जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे आप रेलवे का किसी एग्जाम दे रहे हैं, तो जितने भी रेलवे में आते हैं क्वेश्चन, जैसे टेक्नीशियन होगा, टेक्नीशियन में 40 क्वेश्चन आता है, 40 क्वेश्चन में 40 आपको मिलेगा रेलवे में। जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको हम कंप्लीट करवा देंगे यहाँ पर ही। तो आप चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नॉर्मल रहने दीजिए, फिर जैसे चल रहा है चलने दीजिए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।